आज की वीडियो में हम डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन की इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे या डायरेक्टिंग की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है या डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन की इम्पोर्टेंस पर बात करने से पहले देखते हैं कि प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन को डिस्कस किया, फिर डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन के एलिमेंट्स पे बात की, उसके बाद फिर सुपरविजन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उसके बाद फिर डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, डायरेक्टिंग की करैक्टरिस्टिक्स पे बात की और अब हम देखते हैं डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है या डायरेक्टिंग करते क्यों हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन के 4 एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। इन चारों एलिमेंट्स को प्लस करें ना तो बनता है डायरेक्टिंग। मतलब डायरेक्टिंग के अंदर सुपरविजन होती है, सुपरविजन का मतलब होता है सबऑर्डिनेट के काम को सुपरवाइज करना। फिर होती है मोटिवेशन कि सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना कि वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगाएं और अपने टास्क को पूरा करें। उसके बाद फिर होता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट एज ए लीडर्स काम करती है और वो अपने फॉलोअर्स को, ये सबऑर्डिनेट्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है और वो उनको इस तरह इन्फ्लुएंस करती है कि वो वैसा ही एक्ट करें जैसा लीडर उनसे चाहता है, जैसा मैनेजमेंट उनसे एक्सपेक्ट करती है। इसके बाद फिर आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कि मैनेजमेंट से एम्प्लॉयज़ की तरफ या एम्प्लॉयज़ से मैनेजमेंट की तरफ जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है ना, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। अब ये चारों एलिमेंट्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए इन एलिमेंट्स का इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि डायरेक्टिंग कितना इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, बिकॉज इसके अंदर सुपरविजन होती है, इसके अंदर मोटिवेशन होती है, इसके अंदर लीडरशिप होती है और इसके अंदर कम्युनिकेशन होती है। तो अब हम डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस के कुछ एस्पेक्ट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसमें पहला है टू इनिशिएट एक्शन, सेकेंड है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, थर्ड है मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़, फोर्थ है प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ है फैसिलिटेट्स चेंज। सबसे पहले एस्पेक्ट पे बात करते हैं, वो ये है कि टू इनिशिएट्स एक्शन। टू इनिशिएट्स एक्शन का ये मतलब है कि अगर हम अपनी रूटीन लाइफ या डेली लाइफ का एनालिसिस करें ना, तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए ना हमेशा इंस्ट्रक्शंस की या ऑर्डर्स की ज़रूरत रहती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट तब काम करते हैं जब उनको टीचर इंस्ट्रक्ट करता है या गाइड करता है या ऑर्डर देता है कि आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, आपने अपने नोट्स बनाने हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। या इसी तरह अगर हम घर में हैं ना, तो घर में होमवर्क करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है, या पेरेंट्स कोई काम देते हैं ना तो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं या ऑर्डर्स देते हैं तो हम उनको पूरा करते हैं। जब तक पेरेंट्स हमें कोई काम ना कहें हम खुद से कुछ नहीं करते। और यही हाल जो है ना स्टूडेंट्स का होता है, जब तक टीचर उनको इंस्ट्रक्ट ना करे, उनको ऑर्डर्स ना दे, तब तक स्टूडेंट्स खुद से कुछ नहीं करते। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कि कंपनीज़ के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनको हमेशा अपने बॉस से, सुपीरियर से या मैनेजर से इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब उनको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, जब उनको ऑर्डर्स मिलेंगे तभी वो काम करेंगे, वरना वो खुद से काम नहीं करेंगे। या बहुत कम ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि खुद से काम करते हैं, वो विदाउट इंस्ट्रक्शंस, विदाउट सुपरविजन, विदाउट ऑर्डर्स वो काम करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ की तादाद बहुत कम होती है। इसी तरह अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं जो कि खुद से अपना काम करते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर हमेशा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा ऑर्डर्स की ज़रूरत पड़ती है, हम तभी काम करते हैं, वरना खुद से काम करने की हैबिट आम तौर पर बहुत कम लोगों में होती है। तो अगर इसको मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में देखें ना, तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम तब ही स्टार्ट होता है जब मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस देती है, मैनेजमेंट ऑर्डर्स देती है। प्रीवियस मैनेजमेंट फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए ना, जिसमें प्लानिंग था, प्लानिंग के बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग था, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग मैनेजमेंट फंक्शन था। तो इन 3 मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है ना, वो कहीं ना कहीं पेपर वर्क पे हो रही होती हैं और एक्चुअली जो काम स्टार्ट होता है ना वो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर होता है। मतलब प्लानिंग के अंदर आप प्लान करते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको लिस्ट डाउन करते हैं, उनका एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं।
फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट फंक्शन। उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं डिफरेंट टीम मेंबर्स के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। फिर उसके बाद आता है स्टाफिंग मैनेजमेंट फंक्शन। स्टाफिंग मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर आप क्या करते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ लेके आते हैं, आप वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेलेक्ट करके या उनकी रिक्रूटमेंट करके कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं। अब जो फोर्थ मैनेजमेंट फंक्शन है ना, वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर एक्चुअली काम स्टार्ट होता है। मतलब जो प्रीवियस 3 मैनेजमेंट फंक्शन थे ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका पेपर वर्क चल रहा है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है ना वो काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये हेल्प करता है टू इनिशिएट्स एक्शन। इसमें मैनेजर या सुपीरियर्स क्या करते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं व्हाट टू डू, कि आपने क्या करना है, व्हेन टू डू, आपने कब कब काम करना है और कितना काम करना है और किस सीक्वेंस से काम करना है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, जो प्री डिटर्मिन्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव किया जा सके। तो ये इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन की, टू इनिशिएट्स एक्शन, कि एक्शन को स्टार्ट करने के लिए ना आपको डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ना डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन की, वो ये है कि टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, डिफरेंट जॉब पोजीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, अकाउंट्स है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके टास्क भी डिफरेंट होते हैं। इसी तरह डिफरेंट लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें वर्कर्स हैं, फिर उनके ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, फिर मिडल मैनेजमेंट होती है, फिर टॉप मैनेजमेंट होती है। और इसी तरह जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके पास डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है, और ये जो अथॉरिटी होती है ना, ये डिफ़ाइन की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अपवर्ड मूव करते हैं, मतलब वर्कर से लेकर टॉप मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो वैसे वैसे अथॉरिटी ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। या अगर आप ऊपर से नीचे आएँ, टॉप मैनेजमेंट से एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स की तरफ आएँ, तो अथॉरिटी जो है वो कम होती जाती है। अच्छा, अब इसमें डायरेक्टिंग का रोल क्या होता है, या डायरेक्टिंग क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, जितने भी फंक्शनल यूनिट्स हैं, या जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनकी सब की एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, क्योंकि सब का काम डिफरेंट है, लेकिन सबकी कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में सबकी कंट्रीब्यूशन है। मतलब HR डिपार्टमेंट का अपना काम है, प्रोडक्शन का अपना है, मार्केटिंग सेल्स का अपना काम है। तो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन क्या करता है कि सब की एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है और उनको एक डायरेक्शन देता है, उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो सबके लिए कॉमन है। मतलब HR का भी यही काम है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है, प्रोडक्शन का भी यही काम है कि उसने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। इसी तरह मार्केटिंग का भी यही काम है, सेल्स का भी यही काम है, और अकाउंट्स का भी यही काम है। तो इसमें डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन क्या करता है कि सब की एफर्ट्स को कंबाइन करता है और एक डायरेक्शन देता है कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव किए जाएंगे, और कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क को भी इंश्योर करता है। मतलब ये सब की एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ना डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन की, वो ये है कि इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग के हमने 4 कंपोनेंट्स देखे ना, ये 4 एलिमेंट्स देखे, जिसमें सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है और कम्युनिकेशन है। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि अपने सब ऑर्डिनेट्स को इनकरेज करना कि वो अपना काम जल्दी से पूरा करें, अच्छे तरीके से पूरा करें, क्वालिटी ओरिएंटेड काम करें। एम्प्लॉयज़ को, ये सब ऑर्डिनेट्स को स्टिमुलेट करना, उनको इनकरेज करना, इसको कहते हैं मोटिवेशन। और मोटिवेशन से आपको हासिल क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज़ मैक्सिमम एफर्ट्स लगाएं, अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करें, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दें। और जब मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आती है ना, तो उससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं ना, उनको अचीव करना आसान हो जाता है। तो इसमें डायरेक्टिंग क्या करती है, डायरेक्टिंग में सुपीरियर्स या बॉस जो होते हैं ना, या मैनेजमेंट जो होती है, वो सब ऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देती है और ऑर्डर्स देती है काम के हवाले से, और साथ साथ उनको कंटिन्यूसली मोटिवेट भी करती रहती है, क्योंकि मोटिवेशन जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डायरेक्टिंग का।
मोटिवेशन, अगर आप इंस्ट्रक्शंस देते रहें, आप उनको गाइड करते रहें या उनको ऑर्डर्स देते रहें, लेकिन मोटिवेट ना करें, इनकरेज ना करें, तो इससे मुमकिन है कि वो अपने टास्क को इफ़ेक्टिवली पूरा ना कर पाए, या उनका जो काम है ना वो क्वालिटी ओरिएंटेड ना हो, या जो चैलेंजिंग टास्क आप उनको दे दें या डिफ़िकल्ट टास्क दे दें, तो ये भी मुमकिन है कि वो उसको पूरा ना कर पाएँ। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है चैलेंजिंग टास्क के लिए, इनोवेटिव टास्क के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। अच्छा, मोटिवेशन जो है ना वो एम्प्लॉयज़ के अंदर खामखा डेवलप नहीं हो जाती, उसके लिए आपको मोटिवेशनल प्लान बनाना होता है। मैनेजमेंट एक मोटिवेशनल प्लान बनाती है, और मोटिवेशनल प्लान के अंदर ना आमतौर पर दो तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं या दो तरह के इंसेंटिव्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल, दूसरे होते हैं नॉन फाइनेंशियल। कि अगर आप कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स दे देना एम्प्लॉयज़ को उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट, उनकी प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट, तो इससे उनके अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है। वो अपने काम को और अच्छे तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी एफिशिएंसी के अगेंस्ट, उनकी प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट उनको रिवार्ड्स मिलेंगे। फिर होते हैं कुछ नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स। नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स का मतलब ये होता है कि आप उनके काम को एक्नॉलेज करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। तो इससे भी इंडिविजुअल्स के अंदर या एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है, वो मैक्सिमम एफर्ट लगा के अपना काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ना डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन की, वो ये है कि इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जब लोग काम करते हैं ना, तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक ख़ास माइंड सेट होता है और उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है दूसरे डिपार्टमेंट की निस्बत। फॉर एग्जांपल, जो एचआर में लोग काम करते हैं ना, उनके काम करने का स्टाइल और होता है, उनका माइंड सेट और होता है। जो प्रोडक्शन में लोग काम करते हैं ना, वो आमतौर पर टेक्निकल होते हैं। जो एचआर में काम करते हैं ना, उनकी सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा होती हैं। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, उनकी टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होती हैं। इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका वर्किंग स्टाइल, उनकी नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें डायरेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन क्या करता है कि वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम करते हैं, उनके दरमियान एटीट्यूड का बैलेंस करती है। वो किस तरह बैलेंस करती है? फॉर एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट जो है ना, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहता है कि आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड बढ़ रही है और हमें कस्टमर्स की डिमांड को कोप करने के लिए अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहिए। अब ये डिमांड्स हैं सेल्स डिपार्टमेंट की, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ना, वो रिफ्यूज़ कर देता है कि हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो फुल कैपेसिटी पे जब काम हो रहा है ना, तो हम कैसे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो अब ये दोनों के दरमियान एक डिफरेंस आ गया, एक कन्फ्लिक्ट आ गया कि सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का चाहता है ये रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमारे पास, हम ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, हमारे पास और प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का कोई रिसोर्स नहीं है। तो इसमें अब मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट डायरेक्टिंग फंक्शन को यूटिलाइज़ करते हुए उन दोनों के दरमियान बैलेंस करने की कोशिश करती है। वो सेल्स डिपार्टमेंट को ये कहती है कि आप कस्टमर्स की डिमांड को इस तरह प्रायोरिटाइज़ करें, उनको इस तरह स्केड्यूल करें कि वो हमारी प्रोडक्शन के साथ इन लाइन हो जाए, कि जितनी हमारी प्रोडक्शन है उसी के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर्स लें, उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर्स की डिमांड पूरी करें। और अगर कस्टमर्स की डिमांड टाइमली पूरी नहीं हो रही, तो आप उनको डेडलाइन दे दें, डिलीवरी डेडलाइन दें, और ऐसी डेडलाइन दें जो कि प्रोडक्शन के मुताबिक पॉसिबल हो। ये तो एस्पेक्ट हो गया ना सेल्स डिपार्टमेंट का। दूसरा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्ट कर सकती है, उनको भी गाइड कर सकती है, जो ऑर्डर्स दे सकती है कि आप ऐसे मीन्स को यूज़ करें, ऐसी रिसर्च मेथड्स को यूज़ करें कि किस तरह हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कि हम अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए या हम अपने सिस्टम को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। तो ये दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके डिफरेंट एटीट्यूड हैं, उनके दरमियान बैलेंस करना, ये ही डायरेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना डायरेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन का, वो ये है कि इट फैसिलिटेट्स चेंज, कि ये चेंज को फैसिलिटेट करता है डायरेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन।
चेंज का क्या मतलब है कि हमारी जो रियल लाइफ होती है ना वो बहुत डायनामिक होती है। रोज़ नई नई चीज़ें मार्केट के अंदर आ रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। मतलब हमारी जो इन्वायरमेंट है ना वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। प्लस कस्टमर्स की डिमांड्स भी चेंज हो जाती हैं, मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। जैसे कि रिसेंटली पेंडेमिक आया, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे काम जो है ना वो ऑनलाइन चले गए। तो ये चेंज आया है मार्केट कंडीशंस की वजह से और एनवायरनमेंट की वजह से आ गया। तो इन चेंज की वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ को या ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने अंदर चेंज लेके आना होती है। और चेंजेस जो होती है ना ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनएविटेबल होती हैं, नागुज़ीर होती हैं। चेंजेस के बगैर आप मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं कर सकते। तो डायरेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन क्या करता है, वो चेंजेस को फैसिलिटेट करता है। क्योंकि आमतौर पर जो है ना जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते और रिलक्टेंट होते हैं चेंजेस के बारे में। क्योंकि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना कि हम चेंज को रेजिस्ट क्यों करते हैं, हम चेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर फियर ऑफ फेलियर होता है। फियर ऑफ फेलियर का मतलब ये होता है नाकामी का डर, नाकामी का खौफ होता है। तो इसमें ही मैनेजमेंट का काम आता है कि वो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए अपने सब ऑर्डिनेट्स को चेंज के बारे में गाइड करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम चेंज क्यों लेके आ रहे हैं और इस चेंज के साथ कौन कौन से बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं, और ये भी बताते हैं कि ये जो चेंज लेके आ रहे हैं इसकी सक्सेस रेशो कितनी है, या इससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं। तो जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्प्लीटली गाइड करते हैं, चेंज के बारे में बता देते हैं, तो फिर उनके अंदर जो फियर ऑफ फेलियर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो डायरेक्टिंग है ना वो हेल्प करती है। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसी कंपनी है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेंट्री को मैनुअली मैनेज कर रहे थे, पेपर्स के ऊपर इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। अब कंपनी ने ये चाहा कि क्यों ना वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करे। तो चूँकि सॉफ्टवेयर आ रहा है और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो पेपर वर्क के ऊपर काम करते हैं, वो पेपर्स के ऊपर काम करते हैं, उनको सॉफ्टवेयर का आइडिया नहीं है। तो इसलिए वो चेंज को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर वो उस चेंज के साथ कंपैटिबल ना हुए तो हो सकता है उनकी जॉब चली जाए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का ये काम होता है, सुपीरियर्स का ये काम होता है कि वो अपने सब ऑर्डिनेट को गाइड करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको इंस्ट्रक्ट करती है कि आप इसमें डरे ना, बल्कि ये हमारे लिए बेहतर है, इससे हमारे लिए इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। किसी की जॉब डिसमिसल नहीं होगी बल्कि प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के थ्रू ही हम अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को ऑनलाइन शिफ्ट कर देंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके जाएंगे। तो जब आप सबऑर्डिनेट्स को गाइड करते हैं ना, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं, तो इससे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है, और ये पॉसिबल होता है थ्रू डायरेक्टिंग। तो ये था डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।